उस रात हम सिर्फ वक्त काटने के लिए खेल रहे थे। पुराने शहर का वो आखिरी मकान, धूल से भरा कमरा और हम चार दोस्त। हमने मोमबत्तियां जलाईं और बीच में रखा वो लकड़ी का वीजा बोर्ड। हमें लगा था कि ये सब महज एक अंधविश्वास है, एक मजाक है। हमें क्या पता था कि हम मजाक नहीं बल्कि एक सौदा कर रहे थे। मैंने कांपती उंगलियों से प्लैंचेट को छुआ और पूछा, क्या यहां कोई है? अचानक कमरे का तापमान गिर गया। प्लैंचेट किसी अदृश्य शक्ति के दबाव से हिलने लगा। हम हंसे। हमें लगा कोई दोस्त शरारत कर रहा है, लेकिन फिर वो इतनी तेजी से घूमने लगा कि हमारी उंगलियां छिलने लगीं। उसने एक नाम लिखा, एक ऐसा नाम जो हम में से किसी ने कभी नहीं सुना था। तभी एक ठंडी लहर ने सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझा दी। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। सब डर के मारे चिल्लाते हुए बाहर भागे, लेकिन मैं वहीं जम गया था। मेरा शरीर पत्थर का हो चुका था। तभी मेरे कान के ठीक पास बर्फ जैसी ठंडी सांसों का एहसास हुआ और एक आवाज आई, ये शरीर अब तुम्हारा नहीं रहा। पहला हफ्ता, बदलाव की शुरुआत। अगली सुबह मैं अपने बिस्तर पर जागा। दोस्तों ने कहा कि मैं डर के मारे बेहोश हो गया था। काश वो सच होता। पहले हफ्ते सब सामान्य लगा, बस मेरी भूख बदल गई थी। पके हुए खाने की गंध से मुझे उल्टी आने लगी। लेकिन जब मैंने फ्रिज में रखा कच्चा मांस देखा तो मेरे मुंह में पानी आ गया। मैं खुद को उसे बिना पकाए खाते हुए देख रहा था, जैसे मेरे अंदर कोई जानवर जाग रहा हो। दूसरा हफ्ता, आईने का सच। दूसरे हफ्ते जब मैं आईने के सामने खड़ा हुआ तो मुझे अपनी शक्ल अजनबी लगने लगी। मेरी आंखें धंस गई थीं और पुतलियां इतनी फैल गई थीं कि सफेद हिस्सा गायब होने लगा था। मुझे लगा शायद थकान है या वो रात का सदमा, पर सच तो ये था कि अंदर कुछ और फिट हो रहा था। तीसरा हफ्ता, आवाज और परछाई। तीसरे हफ्ते तक मेरी आवाज मेरी नहीं रही। जब मैं बोलता तो शब्द मेरे दिमाग से पहले बाहर आ जाते। एक रात मैंने देखा कि मेरी गर्दन की नसें केंचुओं की तरह रेंग रही थीं। नींद अब सुकून नहीं बल्कि एक जंग बन चुकी थी। हर रात एक ही सपना, मैं जमीन पर बेबस पड़ा हूं और कोई काला साया मेरी चमड़ी फाड़कर बाहर आ रहा है। मैंने चिल्लाकर अपना नाम पुकारा, कौन हो तुम? मेरे ही गले से एक गूंजती हुई आवाज आई, वो नाम अब पुराना हो गया, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। चौथा हफ्ता, नियंत्रण का अंत। चौथे हफ्ते मेरे हाथ मेरे वश में नहीं रहे। मैं लिखना चाहता पर हाथ खंजर उठा लेते। मैंने खुद को चोट पहुंचाकर इस चीज को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन मुझे दर्द नहीं हुआ। मेरा शरीर जोर जोर से हंसने लगा। आईने में अब मुझे अपनी परछाई के साथ एक और आकृति दिखने लगी थी। वो तब भी हिलती जब मैं स्थिर खड़ा होता। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं कोई परजीवी पैरासाइट नहीं हूं, मैं इस वंश का असली वारिस हूं। तभी मुझे वीजा बोर्ड का वो आखिरी सवाल याद आया जो हमने मजाक में पूछा था, तुम क्या चाहते हो? और जवाब मिला था, जगह, स्पेस। अंतिम चरण, पूर्ण आत्मसमर्पण। पांचवें हफ्ते तक मेरी त्वचा बर्फ की तरह ठंडी और पीली पड़ गई। हड्डियों के बीच खिंचाव ऐसा था जैसे कोई उन्हें दोबारा जोड़ रहा हो। लोग कहते थे कि मैं बदल गया हूं, पर उन्हें क्या पता था कि असल में मैं धीरे धीरे मिट रहा था। मैंने आखिरी बार खुद को वीडियो में रिकॉर्ड करने की कोशिश की ताकि दुनिया को बता सकूं कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन कैमरे के सामने जैसे ही मैंने मुंह खोला, मेरी आवाज मर चुकी थी। उस चीज ने कैमरे की लेंस में देखा और एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, अब से मैं बोलूंगा। आज मेरा शरीर चलता है, दफ्तर जाता है, हंसता है, बात करता है, लेकिन इसके अंदर कोई इंसान नहीं है। बस एक खाली खोल है जिसे कोई और चला रहा है। सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? मुझे अब डर नहीं लगता, क्योंकि वो मेरे डर से नहीं, मेरी उस रात की सहमति से जिंदा हुआ है। अगर कभी किसी पुरानी मेज पर वीजा बोर्ड देखो और कोई जवाब दे तो भाग जाना। वो तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं देना चाहता, वो बस रहने के लिए जगह ढूंढ रहा है, और शायद अगली जगह तुम्हारी हो।